वेलकम दोस्तों। तो आप लोगों को सब लोगों को स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है केमबायोसिस। तो मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का ये जो लेक्चर है ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी है ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आप इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, मैं ये जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है जैसे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, हैलाइड से लेके एस्टर तक जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है उसके बारे में बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे। उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखता है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और वो फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो उसको हम लोग कैसे उसका नाम कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब ये पूरी लेक्चर में आप लोगों को समझाएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल केमबायोसिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का ये हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं, according to the definition, functional groups are common and specific arrangements of atom that impart predictable reactivity and properties of a molecule। मतलब समझ लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा चीज है जो एक मॉलिक्यूल का जो भी फिजिकल या केमिकल जो भी प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से डिफाइन करता है। मतलब एक कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पकड़ लीजिए, वो जो जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है या फिर उसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिलेटेड है। तो अगर हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जान लेंगे तो उसका ये सब प्रॉपर्टी के बारे में हमें एक बहुत ही क्लियर आइडिया मिल सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल सिस्टम का जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन एल्कीन। तो ये एल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है ये जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड रहता है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप्स इन एल्कीन। तो अगर आप बाद में एल्कीन का जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी रिएक्शन है एल्कीन में इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिएक्शन दैट इज जो भी एल्कीन पार्टिसिपेट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, सिमिलरली और एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जगह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है दैट इज दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो एल्काइन है ये जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये पार्टिसिपेट करता है ये अपना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर बेसिकली द आइडेंटिटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, मान लीजिए हम लोगों का बहुत ही कॉमन एक मॉलिक्यूल है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है कि कार्बन एटम है और जो 4 हाइड्रोजन एटम है वो एक टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर में रहता है। तो मान लीजिए कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को आप निकाल लेते हैं, तो कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को जब आप निकाल लेते हैं तो फिर प्रोड्यूस होता है मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3। तो क्या हो गया, कोई भी एक एल्केन जो भी एक कोई भी एल्केन से अगर आप सिंगल हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो दैट कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द एल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन एक एल्केन है, मीथेन से आप एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो हो गया ये मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली इथेन C2H6 ये भी एक एल्केन है, यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे, कोई भी ये भी निकाल सकते हैं या फिर ये भी कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो दैट कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5। तो इस तरह का जो भी ग्रुप है मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप ऑर्गेनिक में हम लोग कॉमनली इसको R सिंबल से डिक्टेट करते हैं। मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है C2H6 तो हम लोग उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि RH। R हो गया आपका इथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन तो जो पता ही है जो हाइड्रोजन अपनी का जो निकालने से ये इथाइल ग्रुप प्रोड्यूस होता है। ओके,
तो ये R इन लोगों का एक कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इस तरह के एल्काइल ग्रुप्स को। अभी हम लोग आ जाते हैं एक थर्ड एग्जांपल में, जिसमें ये जो मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज प्रोपेन। तो प्रोपेन में अगर आप देखेंगे कि हम लोग ये टर्मिनल दो हाइड्रोजन के अंदर कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अगर ये टर्मिनल जो भी हाइड्रोजन के अंदर कोई भी एक हाइड्रोजन निकालते हैं, दैट कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोपाइल ग्रुप। ओके, सो दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप। मान लीजिए ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोग ये मिडिल वाला हाइड्रोजन निकाल लिए। तो अगर मिडिल वाला हाइड्रोजन अगर निकाल लिए कोई भी एक हाइड्रोजन, तो क्या होगा? तो इस तरह का एक एल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। मतलब ये प्रोपाइल के आगे एक आइसो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो भी नोमेनक्लेचर है आइसोप्रोपाइल, ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन नोमेनक्लेचर है। आप लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह का नाम आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, इस तरह के काफ़ी सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमी से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो इथाइल ग्रुप है इसको शॉर्ट फॉर्म में ET, जो प्रोपाइल ग्रुप है इसको शॉर्ट फॉर्म में PR, जो ब्यूटाइल ग्रुप है इसको शॉर्ट फॉर्म में BU, इस तरह से इसको एब्रिविएशन हम लोग करते हैं। तो जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल हो गया प्रोपाइल क्लोराइड, तो हम लोग PrCl लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारा टाइम बच जाता है, बहुत सारा स्पेस भी बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर ब्यूटाइल क्लोराइड, ये भी जैसे इतना बड़ा ब्यूटेन लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक छोटा सा ऐसा इसका शॉर्ट एब्रिविएशन निकाल लिए और उस एब्रिविएशन के मुताबिक हम लोग उसको नोमेनक्लेचर कर दिए। ठीक है, अभी एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल, तो आपको पता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम इसके पास है। ओके, तो ये 6 हाइड्रोजन के अंदर अगर हम लोग कोई भी एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो जैसे C6H5 इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, या फिर एब्रिविएशन करके PH के तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये जो ग्रुप हो गया, जो बेंजीन का जो 6 हाइड्रोजन के अंदर कोई भी एक हाइड्रोजन निकालने से जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर कोई 6 हाइड्रोजन नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मान लीजिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हैलाइड हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो हम लोग उसको फिनाइल नहीं कहेंगे, हम लोग उसको एराइल कहेंगे। ये जो मान देख लीजिए ये X एक सब्स्टिट्यूशन है, तो अगर ये X एक सब्स्टिट्यूशन है तो ये जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है एक हाइड्रोजन वहाँ से निकाल लेने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं एराइल ग्रुप। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में AR भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन नोमेनक्लेचर है। मान लीजिए एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक मिथिलीन ग्रुप अटैच्ड है। तो ये CH2 जो ग्रुप है ना, ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ एक मिथिलीन ग्रुप अटैच्ड है। तो ये टोटल ये जो होल ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म इसका जो है एब्रिविएशन, उसको BN इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह का ये जो नोमेनक्लेचर है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एक कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, तो उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, एक बेंजाइल ग्रुप है। और ठीक है, तो ये जो भी नोमेनक्लेचर है ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन ये इतना कॉमन है कि हम लोग अक्सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन में हम लोग जब भी कोई भी एक मॉलिक्यूल का नाम लेते हैं तो इस तरह का हम लोग नाम ले लेते हैं
क्योंकि ये बहुत ही सदियों से ये नोमेनक्लेचर चला आ रहा है, इसीलिए इसको एक मान्यता जैसा दे दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स जो कॉम्पाउंड्स है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन। ओके, तो मीथेन एक मॉलिक्यूल है CH4। अगर एक हाइड्रोजन अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते कोई भी एक हैलाइड एटम से, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, कोई भी एक हैलोजन एटम से अगर हम लोग मीथेन का कोई भी एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का वो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज CH3-X, ये जनरल फॉर्म है, उससे हम लोग एल्काइल हैलाइड को एक्सप्रेस करते हैं। और या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग पहले दिखा चुके हैं कि हम लोग कोई भी एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं RH। तो ये R हो गया आपका एल्काइल ग्रुप और ये X हो गया हैलाइड ग्रुप, तो दोनों मिलके हो गया ये एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। तो ये जो एल्काइल हैलाइड्स है ये बेसिकली 3 टाइप का एल्काइल हैलाइड होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो एल्काइल हैलाइड हम लोग ये देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि देखिए कि ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम के साथ एक क्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो अभी अगर आप ये कार्बन एटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो देखेंगे कि ये कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह का कार्बन एटम जो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 मतलब एक ही कार्बन के साथ ये अटैच्ड है। मान ली अगर, और ये जो आपका हैलाइड है, ये हैलाइड अगर इस तरह का कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो एक 1 डिग्री कार्बन है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ओके, तो अभी सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप पे अगर आप देखेंगे, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो पहले वाले में आप देखे थे कि ये कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो ये कार्बन एटम को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। 2 मतलब 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो अगर कोई भी हैलाइड एटम जो है कोई भी एक कार्बन एटम के साथ मान लीजिए कनेक्टेड है जो 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली ये जो कार्बन एटम है, आप प्रेडिक्शन लगा ही सकते हैं आप पहले 2 एग्जाम्पल देख के, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। एंड दैट हैलाइड एटम दैट इज कनेक्टेड टू ए 3 डिग्री कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो 3 तरह का जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या क्या है? एक हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और एक हो गया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए ये जो आपका हैलाइड एटम है ये एक ऐसे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है जो कि एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है। तो ये जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इस तरह का जो हैलाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्किनाइल हैलाइड। ओके, तो दिस हैलोजन एटम इज बेसिकली बॉन्डेड विद एन एल्किन कार्बन, मतलब जो कार्बन एटम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है। इसका एक बहुत कॉमन एक पुराना नोमेनक्लेचर है जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ये बहुत पहले इस तरह का नोमेनक्लेचर होता था। अभी इस तरह का जो हैलाइड होता है उसको हम लोग एल्किनाइल हैलाइड कहते हैं। और एक तरह का हैलाइड होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो हैलाइड एटम है वो एक बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलाइड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह का जो हैलाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि ये जो सब्सटीट्यूशन होता है, इस तरह का सब्सटीट्यूटेड जो बेंजीन है उसको हम लोग एराइल बोलते हैं, और इस तरह का जो हैलाइड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ओके, तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बीच बीच में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है
तो आप जो भी पढ़े हैं या जो भी सीखे हैं उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिले या फिर आप लोग जो भी अभी तक सीखे हैं उसको थोड़ा बहुत अप्लाई कर सके। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्केन विद द फॉर्मूला C5H12 दैट हैज़ नो सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम। तो हम लोग सेकेंडरी मतलब क्या है? 2 डिग्री कार्बन एटम नहीं है, मतलब एक कार्बन एटम के साथ 2 कार्बन एटम और अटैच्ड है, इस तरह का कार्बन एटम भी नहीं है। और टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम के साथ 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, इस तरह का भी कार्बन एटम इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज नियोपेंटेन मॉलिक्यूल। तो नियोपेंटेन क्या है? एक सेंट्रल कार्बन एटम है, उसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 4 CH3 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 CH3। अगर आप देखेंगे कि ये जो कार्बन एटम है ये आप देखेंगे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो ये प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं 4th डिग्री कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन एटम। ओके, और बाकी जो भी कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो ये सब जितना भी कार्बन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन एटम है। तो आप देख सकते हैं कि ये C5H12 जो मॉलिक्यूल का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसका नाम है नियोपेंटेन, उसमें क्या है कि ना तो उसमें सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम है, ना तो उसमें टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन एटम है। उसमें है तो सिर्फ 1 डिग्री कार्बन एटम, जो 4 1 डिग्री कार्बन एटम है और एक 4 डिग्री कार्बन एटम है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है कोई भी एग्जाम में, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। और एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट ऑनलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूशनली आइसोमरिक प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड विथ फॉर्मूला C4H9Br। तो ये एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो पहले तो हम लोग ये मॉलिक्यूल का एक बार जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, C4H9Br। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनली आइसोमरिक प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड होना चाहिए, मतलब जो भी एल्काइल ब्रोमाइड होगा वो प्राइमरी होगा। प्राइमरी मतलब क्या है? ये ब्रोमीन एटम जो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा दैट शुड बी 1 डिग्री, तभी ये प्राइमरी होगा ना। ओके, तो एक एग्जाम्पल हो गया ऐसा। तो ये जो मॉलिक्यूल है देख सकते हैं 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम के साथ ये जो हैलाइड मॉलिक्यूल दैट इज ब्रोमीन एटम कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। तो इसलिए ये एक तरह का एक प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है ये वाला। तो ये जो ग्रुप है आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये जो ग्रुप हो गया इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो कार्बन एटम के साथ ये ब्रोमीन एटम अटैच्ड है वो 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो ये भी एक तरह का प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड मतलब ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है दैट शुड बी बॉन्डेड टू ए 2 डिग्री कार्बन एटम। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ब्रोमीन तो ये हो गया जो एक फॉर्मूला, इसमें अगर आप देखेंगे इसका भी फॉर्मूला है C4H9Br, और ये जो कार्बन एटम जिसके साथ ये ब्रोमीन एटम अटैच्ड है ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। तो ये हो गया एक सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड।
तो टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड का एग्जांपल विद दैट फार्मूला C4H9Br विल बी लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे ये जो कार्बन एटम है ये 3 डिग्री है क्योंकि 3 कार्बन एटम के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए ये जो हैलाइड है इसका नाम है टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अभी आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के तरफ, जिसका नाम है अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप्स फॉर अल्कोहल, ठीक है। तो मान लीजिए जो ये एक एग्जाम्पल है अल्कोहल का जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल या मीथानॉल। तो अगर हम लोग देखेंगे ये मीथानॉल का स्ट्रक्चर को, तो अगर आप देखेंगे इथेन ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आप इथेन का कोई भी एक मिथाइल ग्रुप को एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको ये मिथाइल अल्कोहल मिलेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी मिथानॉल है दैट इज बेसिकली एन हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एन एल्केन दैट इज इथेन। ओके, तो ये इस तरह से भी हम आप डिपिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी अल्कोहल बेसिकली वो एक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है एल्केन के। अगर आप दूसरी तरह अगर आप थोड़ा दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो देखेंगे कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके साथ ये मीथानॉल का काफ़ी सिमिलरिटी है। इसमें क्या है कि इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन के जगह सिर्फ मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हो गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो मीथानॉल है ये और कोई भी अल्कोहल है दैट कैन बी एन एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, मतलब एक हाइड्रोजन एटम को कोई भी एल्काइल ग्रुप से अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इस तरह का अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप है दैट इज एंगुलर शेप, और ये जो एंगल बनता है दो OH बॉन्ड के बीच में दैट इज इक्वल टू 104 डिग्री 5 मिनट। और अगर आप इथानॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इथानॉल का स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड एंगल है इससे थोड़ा ज़्यादा है, 5 डिग्री ज़्यादा है दैट इज इक्वल टू 109 डिग्री 5 मिनट्स। ओके, तो अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन सेम हैलाइड के तरह ही होता है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर ये 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये अगर 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। उसी तरह ये अगर कोई 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, जैसे ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो दूसरा तरह का भी अल्कोहल हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। ओके, ये बेंजाइल ग्रुप के साथ अगर एक अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ये बेसिकली एक 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये मेंथॉल करके एक मॉलिक्यूल आता है। मेंथॉल का नाम आप पहले भी सुने हैं। तो ये जो पेपरमिंट होता है, जो पेपरमिंट ऑयल होता है, वो बेसिकली उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है मेंथॉल होता है। तो आप अगर आप देखेंगे ये मेंथॉल में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेंथॉल। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है दैट इज 2 डिग्री कार्बन एटम। सो दैट्स व्हाई दिस मेंथॉल इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए बेंजीन मॉलिक्यूल का कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोक्सिल के साथ तो भी क्या उसे हम लोग एक तरह का अल्कोहल कह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ये अल्कोहल जैसा ही है लेकिन इसका प्रॉपर्टी अल्कोहल का प्रॉपर्टी से बहुत डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एसिडिटी। तो ये क्यों होता है, इसका बेसिकली एरोमेटिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन है, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसको हम लोग अल्कोहल ना कह के एक स्पेशल टाइप ऑफ नाम इसका दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेनॉल, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ द एसिडिटी अल्कोहल से काफ़ी अलग होता है, इसलिए हम लोग इसको अल्कोहल में क्लासिफाइड नहीं करते, हम लोग इसको फेनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये फेनॉल के बारे में हम लोग बाद में काफ़ी सारा डिस्कशन करने वाले हैं। एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स के बारे में जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना
तो उसमें हम लोग फेनॉल के बारे में काफ़ी डिटेल लेक्चर देने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कीजिए कि ये एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एस्ट्राडायोल। तो ये कंपाउंड पे मत जाइए, ये देख के आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी मत जाइए। अभी तक आपने जो सीखा है कि अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है, तो या फिर फेनॉल किसको कहते हैं, वो सब मैंने जो भी बताया है वो सब को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर, और ये समझेंगे तो इसका आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको जो फेनोलिक ग्रुप है या फिर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उसको आप लोगों को सर्कल करना पड़ेगा, और जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है वो 2 डिग्री है या 1 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये भी बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें है। तो ये जो बेसिकली दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या क्या है ये थोड़ा आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, परेशानियां होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर कमेंट में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसको कहते हैं ईथार। तो ईथार का जनरल फॉर्मूला क्या है कि एक एल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, फिर एक एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंस भी हो सकता है। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो उसको हम लोग R- ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आप ये हाइड्रोजन एटम को, 2 हाइड्रोजन एटम को अगर आप एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ईथर बनता है। तो इसीलिए इसको बेसिकली कहा जाता है कि इट इज़ बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो एंगल होता है, ये एंगल वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो एंगल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा है इसका एंगल, x' इज ग्रेटर देन x, ओके। दूसरी तरह का जो ईथर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईथर, तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन ये जो भी नोमेनक्लेचर है ये काफ़ी कॉमन नेम है ये सब मॉलिक्यूल का। तो ये अक्सर हम लोग एनकाउंटर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर पे। तो इसीलिए इनका ये सब मॉलिक्यूल का कॉमन नेम आप लोगों को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। दूसरा टाइप का जो साइक्लिक ईथर है दैट इज कॉल्ड दिस वन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो आप लोग जब देखेंगे मेरी जो बाद में जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम लोग ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को काफ़ी यूज़ करने वाले हैं एज ए सॉल्वेंट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में THF के तरह भी एक्सप्रेस करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको एब्रिविएट करके हम लोग THF भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ये बेसिकली ये जो डॉट डॉट करके सर्कल किया गया है इसका ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, राइट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर डाईइथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर एंड इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो हम लोग ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ईथर का नोमेनक्लेचर हम लोग पहले देख लेते हैं कि ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर करके हम लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द नेम ऑफ दिस ईथर। तो आप पहले देखेंगे कौन कौन सा एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इथाइल का जनरल फॉर्मूला है ROR'। तो ये 2 जो एल्काइल ग्रुप है इसका नाम क्या है ये पहले आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका नाम है मीथाइल, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है। और ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका नाम है प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन एटम है। आप ये बहुत कॉमन चीज़ है, एक कार्बन एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथाइल, 2 कार्बन एटम है तो हम लोग उसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप, 3 कार्बन एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, 4 कार्बन एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल, ठीक है। इस तरह से 5 कार्बन एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटाइल। तो इसी तरह से अगर 6 कार्बन एटम है तो उसको हेक्साइल ग्रुप बोलते हैं, 7 कार्बन होता है तो हेप्टाइल बोलते हैं। इस तरह का नोमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है मीथाइल,
और दूसरा एल्काइल ग्रुप का नाम है प्रोपाइल। ठीक है, तो कैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि मिथाइल और प्रोपाइल के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड बेसिकली अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड है एम, इसका पहला वर्ड है पी। तो एम जो वर्ड है ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए ये ग्रुप का नाम पहले आएगा। तो इसका नाम हो गया मिथाइल। ठीक है, तो जो ग्रुप का जो पहला जो वर्ड है वो अगर अल्फाबेटिकली पहले आता है तो वो ग्रुप का नाम पहले आ जाएगा, मिथाइल। उसके बाद हो गया प्रोपाइल और लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे इथार ये वर्ड को। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम ग्रुप अटैच्ड है, दोनों ही मिथाइल या दोनों इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों ही सेम ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरह का ग्रुप का नाम पहले क्या हम लोग बोले थे, इस तरह का ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्योंकि हम लोग देखे थे कि ये जो प्रोपेन एटम है, प्रोपेन एटम का बीच का कार्बन एटम अगर आप निकाल देते हैं तो जो एल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है दोनों ही तरफ, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे फिर डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे जहाँ पे सेम ग्रुप अटैच्ड होता है। यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो फिनाइल और मिथाइल के अंदर पहला जो वर्ड होता है पी और एम, उसमें एम पहले आता है, तो इसका नाम होता है मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करते हैं। अभी उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नोमेनक्लेचर तो दे दिया गया है, आपको सिर्फ इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डाई इथाइल ईथर, मतलब डाई मतलब दोनों साइड पे ही पहले आप ऑक्सीजन को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ईथर का तो मिडिल में तो ऑक्सीजन ही रहेगा। अभी अगर आप देखेंगे दोनों साइड ही इथाइल है, इसलिए इसका नाम डाई इथाइल। तो दोनों साइड आप इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर। बी, वहां पे भी पहले आप मिडिल में ऑक्सीजन लिख लीजिए। यहाँ पे दिखा गया इथाइल प्रोपाइल ईथर, तो एक तरफ आप इथाइल ग्रुप को लिखिए और दूसरी तरफ आप प्रोपाइल ग्रुप को अटैच कर दीजिए, तो हो गया ना इथाइल प्रोपाइल ईथर। उसके बाद दिया है इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, तो सेम है, ऑक्सीजन बीच में लिख लीजिए, इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए और आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस तरह से अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से आप लोग कोई भी ईथर का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जो IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो ये जो ईथर है इसका कई तरह का यूज होता है। तो मेन इसका जो यूज होता है बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो ईथर होता है ना, ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग बाद में इसका सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ईथर में सॉल्युबल होता है, इसलिए ये ईथर को एक तरह का सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है। और मेडिकल हिस्ट्री में ईथर एक तरह का एक एनास्थेसिया की तरह यूज करते हैं। जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो एनास्थेसिया का यूज करना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कोई भी ऑपरेशन में, तो उसमें ईथर यूज होता है। पहले जो ईथर यूज होता था वो डाईइथाइल ईथर यूज होता था, वो एक तरह का डीप एनास्थेसिया की तरह काम करता था। लेकिन जो डाईइथाइल ईथर के साथ जो प्रॉब्लम है कि ये हाईली फ्लेमेबल है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो इसमें आग लगने की खतरा है। तो बाद में थोड़ा बहुत साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कैसे एक नॉन फ्लेमेबल ईथर यूज को एनास्थेसिया की तरह यूज किया जाए। तो इस तरह का जो हैलाइड सब्सटीट्यूटेड ईथर है, इसका जैसे नाम है डेस्फ्लूरान, ये एक बहुत कॉमन नेम है मेडिकल में। तो ये डेस्फ्लूरान जो होता है एक फ्लोराइड सब्सटीट्यूटेड ईथर होता है, ये लेस फ्लेमेबल है और ये रेगुलरली यूज होता है एनास्थेसिया में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एमीन के बारे में, एमीन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अगर आप देखेंगे एमीन में एमोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एमोनिया नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है।
कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को अगर आप एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो बन जाता है एमीन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एमीन इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी एमीन का भी 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है तो बेसिकली कितना ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ ये अटैच्ड है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है ये अल्कोहल और हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन हम लोग जिस तरह से किए थे उससे थोड़ा अलग है। उसके साथ आप मिक्स मत कीजिए। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ये कितना ऑर्गेनिक ग्रुप या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एग्जाम्पल है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एमीन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन एटम है ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ये तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। तो एक प्राइमरी एमीन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं R-NH2 where the R group is the isopropyl group। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें अल्कोहल या हैलाइड वाला नोमेनक्लेचर का फंडा इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो ये जो कार्बन एटम है 2 डिग्री कार्बन एटम है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या क्लोराइड ग्रुप अटैच होता तो उसको हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्कोहल नहीं बोलते, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते। लेकिन क्योंकि एमीन का केस अलग है, एमीन में डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन एटम कितना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह का कार्बन एटम के साथ वो अटैच्ड है, ये डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। इसीलिए ये एक प्राइमरी एमीन है, ना कि ये सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एमीन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का कॉमन फार्मूला क्या है? ये है एक सेकेंडरी एमीन का कॉमन फार्मूला जहाँ पे नाइट्रोजन एटम 2 ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो ये जो पिपाडिडिन है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये एक 2 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो एम्फीटामाइन करके एक कंपाउंड है जो एक बहुत ही खतरनाक स्टिमुलेंट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो एमीन ग्रुप है, ये जो एमीन ग्रुप है ये आप देखेंगे एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इसीलिए एक प्राइमरी एमीन हो गया। ये कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम है, लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी एमीन नहीं है, ये प्राइमरी एमीन ही है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन एटम है ये एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। दूसरा एग्जाम्पल है डोपामीन। डोपामीन के नाम आप पहले बहुत सुना है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामीन। अगर ये जो डोपामीन है अगर हमारे शरीर में ये कम प्रोड्यूस होता है तो हम लोगों को एक डिजीज होता है जिसका नाम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। ये पार्किंसन डिजीज क्या है थोड़ा गूगल करके देख लीजिए, आप भी थोड़ा देखिए तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इसमें तो ये देखेंगे कि ये जो कार्बन एटम है ये एक ही कार्बन एटम के साथ ये नाइट्रोजन बॉन्डेड है, इसीलिए ये भी एक प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं निकोटीन, ठीक है। इसका नाम भी सुना है, सिगरेट में निकोटीन काफ़ी मात्रा में रहता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी क्षति देता है, शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2 तरह का एमीन है। ये जो नाइट्रोजन एटम है 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ये 2 डिग्री एमीन हो गया या फिर सेकेंडरी एमीन हो गया। और ये जो नाइट्रोजन एटम है ये नाइट्रोजन भाई साहब 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये 3 डिग्री एमीन है। तो एमीन का क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कितना सारा कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एमोनिया का तरह ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर एटम है, ये जो नाइट्रोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है और जो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। तो ये एमीन का भी कुछ नोमेनक्लेचर का कुछ प्रोसीड्यूर होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, जिसमें इसका भी सेम तरह का ईथर की तरह ही होता है। हमें ये 2 या फिर 3 जितना भी अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होता है
उसका नाम पहले जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और यहाँ पे 3 एटम है, मतलब ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल के अंदर अगर आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो आई पहले आता है, तो ये आइसोप्रोपाइल का नाम पहले आएगा, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, उसके बाद एमीन हो जाएगा, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल एमीन। तो इस तरह का नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ये तीनों जो ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ये तीनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है, तो उसमें हम लोग ट्राई यूज करेंगे तब। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नाइट्रोजन एटम 3 प्रोपाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इसीलिए इसका नाम है ट्राई प्रोपाइल एमीन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन एटम 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये है फिनाइल ग्रुप और ये है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल और फिनाइल के अंदर एब्रिविएशन देखेंगे अल्फाबेटिकली तो एम पहले आता है, तो इसका नाम है मिथाइल फिनाइल एमीन। ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन एटम 1-2 सेम ग्रुप के साथ अटैच्ड है और एक दूसरा ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा, ये 2 सेम ग्रुप है इसीलिए डाई पहले डाई आ जाएगा। तो यहाँ पे एम और पी के अंदर पहले आता है एम, तो इसीलिए डाई मिथाइल फिनाइल एमीन। तो इस तरह का इसका स्टैंडर्ड जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो एमीन का मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिर से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर प्रोपाइल एमीन, ट्राइथाइल एमीन एंड इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप ये खुद से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, खुद से थोड़ा कोरिलेट कीजिए कि कैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करें, अगर आप, और इसके आंसर भी मैंने दे दिया है नीचे, ठीक है। और इसके साथ एक क्वेश्चंस आपको छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चंस के साथ जो क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन के बारे में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा जिसमें क्या हो रहा है कि ट्राई इथाइल एमीन का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, 3 इथाइल ग्रुप, सॉरी, तो ये जो नाइट्रोजन एटम है 3 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, बेसिकली इस तरह का है, एक लोन पेयर है और 3 इथाइल ग्रुप है। तो ये हो गया ट्राई इथाइल एमीन। तो ट्राई इथाइल एमीन और HCl के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन से आप प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम मुझे पूछ सकते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही एक ग्रुप कॉमन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो अभी एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है कि एक साइड एक एल्काइल ग्रुप रहता है कार्बोनिल ग्रुप के, और एक साइड में एक हाइड्रोजन एटम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है कि दोनों ही हाइड्रोजन होता है, तो दैट इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड व्हिच इज इट्स कॉमन नेम। तो ये हो गया एल्डिहाइड। और कीटोन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों साइड ही 2 एल्काइल ग्रुप होता है। वो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज द कॉमन नेम दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम है, तो ये एल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड और एक एग्जांपल है एल्डिहाइड का जिसमें एक साइड फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे और एक एग्जांपल है एल्डिहाइड का दैट इज कॉल्ड द ट्रांस सिनामल्डिहाइड। तो यह ट्रांस किस लिए है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें जो 2 ग्रुप अटैच्ड है ये एक दूसरे के साथ ट्रांस स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप में है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस सिनामल्डिहाइड ये जो कंपाउंड है ये सिनामन स्टिक हम लोग जो खाने में यूज़ करते हैं जिसको हम लोग दालचीनी भी कहते हैं हिंदी में। तो ये दालचीनी में या फिर जो सिनेमन स्टिक होता है
उसमें ये कंपाउंड बहुत कॉमन होता है, तो जिसके वजह से खाने में स्वाद आता है। ठीक है, अभी कीटोन में जाते हैं। एसीटोन, ये जो कंपाउंड है दोनों साइड ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसीटोन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन ये नाम काफ़ी कॉमन है, तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एक नाम है जिसका कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड द इथाइल मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड इथाइल है और एक साइड मिथाइल ग्रुप है, और इथाइल और मिथाइल ग्रुप के अंदर ई पहले आता है, तो इसीलिए इथाइल मिथाइल कीटोन। ये एक एग्जाम्पल है कीटोन का, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये जो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप है। तो ये एक्चुअली मिंट जो होता है, पुदीना जो होता है, पुदीना में ये रहता है। इसके वजह से पुदीना का इस तरह का स्मेल होता है या टेस्ट जो भी होता है पुदीना का चटनी का जो भी होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस कार्बोन मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो एल्डिहाइड या कीटोन है, इसका कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें जो ये जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री होता है। और सारे ये जो भी है कार्बन ऑक्सीजन ये प्लानर अरेंजमेंट में रहता है, और ये R ग्रुप का ये जो कार्बन एटम है वो भी सेम प्लेन में रहता है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और एमाइड के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड, उसमें सभी में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन रहता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, तो वो कॉमन रहता है। तो डिफरेंस क्या होता है ये अभी हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये पूरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे और एक साइड पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन एटम भी रह सकता है। तो ये एक एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड का, दैट इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो भी एंट या चींटिया होता है, ये चींटिया एक तरह के जब हम लोग को काटते हैं ना, तो एक इरिटेटिंग लिक्विड्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक बहुत कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, जो कि विनीगर में रहता है। हम लोग जो विनीगर चाइनीज़ फूड में हम लोग यूज़ करते हैं ना, हम लोग विनीगर, उसका एक खट्टा जो टेस्ट होता है वो एसिटिक एसिड के वजह से ही होता है। तो ये एसिटिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई इथाइल अल्कोहल को अगर हम लोग थोड़ी देर एयर में रख देंगे बहुत कुछ दिन तक, तो वो उसमें बाहर का जो भी बैक्टीरिया है वो कुछ ऑक्सीडेशन करता है। वो ऑक्सीडेशन करने से इस तरह का इथाइल एसीटेट या एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये इथाइल अल्कोहल और बैक्टीरिया का रिएक्शन है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड से अगर आप एक प्रोटॉन निकाल लेंगे तो एसीटेट, दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है, और दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये भी पूछा गया है। तो अगर आप एसिटिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग रेजोनेंस चैप्टर एक अलग से पढ़ाए थे आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो वहाँ पे हम लोग ये कहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, न्यूक्लियस या फिर एटम का पोजीशन फिक्स रहता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम में है, वो अगर ऐसे मूव करते हैं तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। और एसीटेट एनायन, उसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें ये वाला जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है उसमें चार्ज सेपरेशन है। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह का अगर चार्ज सेपरेशन कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रहता है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है। अगर चार्ज सेपरेशन नहीं रहता है तो उसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए फॉर्मेट आयन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी फॉर्मिक एसिड से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये और एक एग्जांपल है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड।
यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं एस्टर पे। तो एस्टर में क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आप लोग देखे थे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच होता था। यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज बॉन्डेड विद सम एल्कोक्सिक ग्रुप दैट इज OR। ये जो OR ग्रुप होता है इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं एल्कोक्सिल ग्रुप। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्कोक्सिल ग्रुप के साथ अगर अटैच होता है तो उस तरह का कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एस्टर। तो एक कॉमन एस्टर का एक एग्जाम्पल दैट इज इथाइल एसीटेट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट विच इज यूज्ड इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इज इथाइल एसीटेट। उसी तरह एक एस्टर, ये तो एक एस्टर नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा एक, सॉरी, तो ये जो एस्टर है इसको हम लोग बोलते हैं पेंटाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। तो ये एस्टर कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड होता है। कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और अल्कोहल लीजिए, उसको एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है और ये जो एसिड का जो प्रोटॉन है ये दोनों मिल के एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ से, और ये जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, ठीक है। तो इस तरह से एस्टर प्रोड्यूस्ड होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन पे इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड कैटालिसिस। तो हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारा एस्टर प्रोड्यूस्ड होता है। उसका रीज़न है कि हमारे शरीर में बहुत सारा लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है दैट इज़ कॉल्ड अ फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड के साथ जो ग्लिसरॉल करके एक तरह का कंपाउंड रहता है जो अल्कोहल रहता है, वो ग्लिसरॉल अगर बाइंड होता है तो बहुत सारा एस्टर्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट का फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड द एमाइड। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एमाइड। सो यू कैन सी दैट आर ग्रुप CONH2। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर NH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। तो ये एमाइड का भी 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तो क्या होता है, जैसे ये जो एमाइड है यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है। अगर कोई भी 2 हाइड्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक एल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो ये एक एग्जांपल है इन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया, तो हम लोग उसको कैसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, इन, उसके बाद ये जो ग्रुप जिससे सब्स्टिट्यूट हुआ है इन मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया है इन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये भी हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूटेड हो गया एल्काइल ग्रुप से, तो उसको हम लोग बोलते हैं NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं NN डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसको, ये तो आंसर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है जिसका नाम है एसिटामाइड, ठीक है। अभी हम लोग अपने लास्ट जो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिसको फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। तो नाइट्राइल ग्रुप क्या है? नाइट्राइल ग्रुप हम लोग बोलते हैं इस ग्रुप को C+N। तो ये जो ग्रुप है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। तो RCN ये कॉमन नोटेशन है नाइट्राइल ग्रुप को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे दोनों ही कार्बन और नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये लीनियर शेप का रहता है, ठीक है, जैसे एसिटिलीन का है। तो ये जो नाइट्राइल ग्रुप को हम लोग इसका कुछ IUPAC सिस्टमेटिक वे है जिससे हम लोग इसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 तरह का नाइट्राइल होता है, एक साइक्लिक नाइट्राइल और एक एसाइक्लिक नाइट्राइल। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एसाइक्लिक नाइट्राइल को, जिसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो यहाँ पे ये जो नाइट्राइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसको हमेशा 1 डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। उसका जो नंबरिंग किया जाता है उसका नंबरिंग है 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कार्बन एटम है 1 हो गया, और ये जो कार्बन एटम है ये दूसरा कार्बन एटम है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम हो गया इथेन, ठीक है।
तो इथेन हो गया और उसके बाद हम लोग ये नाइट्राइल वर्ड जुड़ दिए, तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर इथेन नाइट्राइल। इसका कॉमन नाम है एसिटोनाइट्राइल, बट इसका IUPAC नाम है इथेन नाइट्राइल। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो कार्बन एटम है ये इसका एक नंबर कर दिया और बाकी कार्बन एटम 2 3 4, सो टोटल 4 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो एग्जाम्पल है इसका नाम है प्रोपीन नाइट्राइल। तो यहाँ पे एक CC डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग इन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन नाइट्राइल। और इसका एक कॉमन नाम है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, और ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो कार्बन कार्बन डबल है बॉन्ड है ये 4th कार्बन एटम के ऊपर है, तो इसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग पहले 4 लिख देते हैं, पोजीशन 4, और टोटल 5 कार्बन एटम है, इसलिए 4 पेंटीन नाइट्राइल। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं कैसे साइक्लिक नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो साइक्लिक नाइट्राइल्स आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। तो ये कार्बोनाइट्राइल बाद में ऐड किया जाता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, तो पहले हम लोग बोलते हैं बेंजीन और उसके बाद एक वर्ड जो ऐड कर देते हैं कार्बोनाइट्राइल। सिमिलरली ये जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद एक वर्ड ऐड कर देते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये जो सफिक्स है ये ऐड कर देते हैं अगर यहाँ पे अगर जो नाइट्राइल है वो एक साइक्लिक नाइट्राइल होता है तो ये हो गया पूरा एक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में एक डिटेल आप लोगों को लेक्चर दे दिया। इसमें बहुत ही ब्रीफली मैंने फंक्शनल ग्रुप्स क्या है और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बेसिक आइडिया, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, उसका बेसिक आइडिया आप लोगों को दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये जो कॉमन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ तक देख लिया और आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट मेरे लेक्चर जब भी रिलीज़ हो तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।